हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाई की सीरीज़ का मेरा नेक्स्ट चैप्टर है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए इसे भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है थक्का थ्रोम्बिन के धागों की जाल का बना होता है। सेकंड है प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का जो है कब्रिस्तान होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो थक्का होता है वो थ्रोम्बिन नहीं, फाइब्रिनोजन के जाल से बना होता है। किसके? फाइब्रिनोजन के जाल से बना होता है। फाइब्रिनोजन के जाल से बना होता है, ठीक है, फाइब्रिन के जाल से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और प्लीहा में आरबीसी का जो है क्या होता है? कब्रिस्तान। उसका कि जीवन काल होता है 120 दिन का, उसके बाद ये प्लीहा में जाके नष्ट हो जाती है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन एक सही है, कथन दूसरा जो है वो कथन एक गलत है, दूसरा जो है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आइए। ऑप्शन ए है प्लाज्मा में प्रतिजन ए व बी की अनुपस्थिति के कारण। बी है आरबीसी में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षी की उपस्थिति के कारण। सी है प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण। और डी है आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और बी की अनुपस्थिति के कारण। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो आरबीसी की सतह पर क्या होता है? आरबीसी की सतह पर प्रतिजन तो होते हैं ए और बी, ठीक है, प्रतिजन अनुपस्थित नहीं होते और प्रतिजन प्लाज्मा में नहीं होते, ठीक है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होते हैं। आरबीसी में एंटी ए एंटी बी नहीं होते, आरबीसी में प्रतिजन होते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्लाज्मा में इसके एंटी ए और एंटी बी प्रतिरक्षी जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मानक ईसीजी का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। ए है आलिंदों का विध्रुवण, बी है नीलियों का विध्रुवण, सी है नीलियों का पुनर्ध्रुवण और डी है आलिंदों का पुनर्ध्रुवण, ठीक है। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी में जो ये ग्राफ मिलता है हमें, ठीक है, कैसा मिलता है? ये इस प्रकार से हमें एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये होती है पी वेव, ठीक है, फिर ये होती है QRS, ठीक है, ये टी होती है। तो ये क्या होता है? ये होता है आलिंदों का विध्रुवण, ठीक है। क्या होता है ये? आलिंदों का विध्रुवण। इसे हम निलय का विध्रुवण कहते हैं। ये क्या है? निलय का विध्रुवण, ठीक है। और ये जो टी तरंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निलय का पुनर्ध्रुवण कहते हैं। निलयों का पुनर्ध्रुवण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा? QRS हमें से पूछा है, तो निलयों का विध्रुवण। तो 20 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प पर चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है यूजोनोफिल्स, फर्स्ट है प्रतिरक्षा क्रिया, बी है बेसोफिल्स संभक्षण करना, न्यूट्रोफिल्स हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइम का मोचन और डी है लिम्फोसाइट कण जिसमें हिस्टामिन होते हैं उनका मोचन करना। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट होगा यूजोनोफिल्स, उसका क्या होगा? सेकेंड। यूजोनोफिल्स क्या करती है? भक्षण करती है, ठीक है। बेसोफिल्स क्या करती है? बेसोफिल्स जो हिस्टामिन है उनका मोचन करती है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? यूजोनोफिल्स जो होती है वो क्या करती है? ये एंटी एलर्जिक होती है ना। यूजोनोफिल्स का क्या हो जाएगा? हिस्टामिनाज, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ये शोधकारी अभिक्रियाओं के लिए होती हैं। वेसोफिल्स क्या करती है? वेसोफिल्स जो है वो हिस्टामिन रिलीज करती है, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। थर्ड जो है न्यूट्रोफिल, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भक्षण करना। और लास्ट जो है आपकी लिम्फोसाइट, वो क्या करती है, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, पैटर्न सेकेंड और फर्स्ट, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं सूची 1 क्या है। पी तरंग प्रकुंचन का आरंभ, क्यू तरंग निलयों का पुनः ध्रुवण, क्यू आर एस समय आनंदों का विध्रुवण और टी तरंग निलयों का विध्रुवण। तो आइए मैच करते हैं। अभी हमने देखा था क्यू आर एस समय से बनाकर देखा था क्या क्या था। पी तरंग क्या थी, उसमें आनंदों का विध्रुवण थी, ठीक है। क्यू क्या था, क्यू जो है वो प्रकुंचन की आरंभ था, ठीक है। क्या था, सॉरी, ये निलयों का विध्रुवण था। क्यू क्या था, निलयों का विध्रुवण था, ठीक है। और क्यू आर एस सम्मिश्र क्या था, फर्स्ट का थर्ड हो गया, ठीक है। और सॉरी, क्यू का हो जाएगा फर्स्ट, प्रकुंचन का प्रारंभ, ठीक है। और सी का हो जाएगा क्यू आर एस सम्मिश्र का हमने देखा था निलयों का विध्रुवण, और पुनर्ध्रुवण हमने किसका, टी तरंग का देखा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर अनुशीतलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन 100 ml एवं निलय प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब इसकी हृदय दर क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं इसकी हृदय दर क्या होगी, ठीक है। तो क्या क्या दिया है हमें, हृदय कार्डियक आउटपुट दिया है ना, और हमें ब्लड वॉल्यूम भी दिया है, और क्या दिया है, प्रकुंचन दिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन ए है 125 स्पंदन प्रति मिनट, बी है 50 स्पंदन प्रति मिनट, सी है 175 प्रति स्पंदन मिनट, और डी है 100 स्पंदन प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, आलंद के सहकालिक संकुचन के कारण दाब के बनने से त्रिबलनी एवं द्विबलनी कपाट खुल जाते हैं। बी है, संधि अनुशीतलन के दौरान रक्त आलंद से निलय में मुक्त रूप से जाता है। सी है, निलयों दाब में बढ़ोतरी के कारण अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है। डी है, आलंद संकुचन को उद्दीपित करने के लिए आलंद निलय पर्व क्रियात्मक विभव जो है उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, करेक्ट होगा वो है, संधि अनुशीतलन के दौरान रक्त आलंद से निलय में मुक्त रूप से जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या कह रहा है, समकालिक आलंद के टाइम पर नहीं खुलता है ना, ये कब खुलता है, जब निलय जो है वो पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक है। निलय दाब में बढ़ोतरी के कारण अर्धचंद्र कपाट बंद हो जाते, बंद नहीं होते, खुल जाते हैं, ठीक है। और ये भी आलंद निलय पर क्रियात्मक विभव, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए है, वेसोफिल कुल WBC का सबसे अधिक कोशिकाएं। बी है, वेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन एवं हेपारिन का स्राव करती है। सी है, वेसोफिल शोधकारी अभिक्रिया में सम्मिलित होती है। डी है, वेसोफिल वृक्क के आकार का केंद्रक होता है। और ई है, बेसोफिल अकणिकाणु कोशिकाएं हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हमारे पास कौन कौन सा, जो बेसोफिल होती हैं ये कितनी होती है, 0.5 से 1, ठीक है। तो सबसे अधिक है, कह रहा है, गलत है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन का स्राव करती है, करेक्ट है ना। और फिर क्या है, बेसोफिल शोधकारी अभिक्रियाओं में जो है वो सम्मिलित होती है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट। बेसोफिल क्या करती है, शोधकारी अभिक्रियाओं में सम्मिलित होती है। बेसोफिल में वृक्क के आकार का नहीं, बेसोफिल में वृक्क के आकार का नहीं पाया जाता, ठीक है। और बेसोफिल अकणिकाणु है, तो ये कणिकाणु होते हैं, ठीक है। अकणिकाणु सिर्फ दो होती है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड सही है, ऑप्शन हमारे पास बी और सही डी।
डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न है, हिंस का बंडल एक जाल होता है। ए है पेशी रेशे का जो समस्त हृदय भित्तियों में फैली होती है। बी पेशी रेशों का जो केवल निलय भित्ति में फैली होती है। सी तंत्रिका रेशों का जो निलयों में फैली रहती है। डी तंत्रिका रेशों का जो समूचे हृदय में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंस के बंडल क्या होते हैं? वे पेशी रेशे जो पूरे निलय की केवल निलय की भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ होता है? ऐसे नोड होता है हृदय आलिंद के राइट आलिंद के कोने में होता है। ठीक है, फिर जो उससे ए बी बंडल निकलता है वो दाहिने आलिंद के दाहिने कोने में हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से जो पुरकुंची तंतु निकलते हैं वो पूरे निलय की भित्ति में जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? क्वेश्चन 10 है, यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है आमाशय, सी है वृक्क और डी है आंत्र। तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो यकृत निवाहिका शिरा होती है उसमें रुधिर आता है, कहाँ से आता है? वो आता है आंत्र से। कहाँ से आता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिस्टामिन तथा प्राकृतिक प्रतिस्पंदन हेपेरिन के मोचन का संबंध श्वेत रक्त कोशिकाओं से के किस रूप में होता है? ए है यूसिनोफिल्स, बी है बेसोफिल्स, सी है न्यूट्रोफिल्स, डी है बेसोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। ठीक है, हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल्स के द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सिरा में एक बड़ी रिक्तिका होती है क्योंकि ए मध्य स्तर ट्यूनिका मीडिया व बाह्य स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना एकल स्तर बनाते हैं। बी है अंतस्तर ट्यूनिका इंटरना व मध्य स्तर ट्यूनिका मीडिया एकल स्तर बनाते हैं। सी है अंतस्तर मध्य स्तर और बाह्य स्तर पतले होते हैं। डी है मध्य स्तर एक पतला स्तर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो रिक्तिका होती है वो पतली क्यों होती है? तो उसकी ट्यूनिका इंटरना और एक्सटर्ना दोनों सेम साइज़ की रहती है, लेकिन जो मध्य स्तर होती है वो पतली होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। ए है फुफ्फुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक, बी है महासिरा के भीतर जितना होता है उससे कम, सी है उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है और डी है कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फुफ्फुस धमनी के भीतर जो दाब होता है वो होता है जितना कि फुफ्फुस सिरा के भीतर होता है। ठीक है, फुफ्फुस सिरा को कहाँ भेजना है? फेफड़े में रक्त को भेजना है। ठीक है, और महाधमनी को कहाँ? पूरे अंगों में भेजना है। तो दोनों को जो है ऊपरी भागों में भेजना है, तो वो उतने ही बल से सेम बल से दोनों को रुधिर का प्रेशर करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड को प्रेशर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिराणु उत्पत्ति इरिथ्रोपोइटिस आरंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है वृक्क में, बी है यकृत में, सी है प्लेहा में और डी है लाल अस्थि मज्जा में। तो ये क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। पी तरंग 1 है, हृदय पेशी विद्युतीय शांत होती है। बी है QRS सम्मिश्र निलयों का विधुरवण। सी है टी तरंग आलिंदों का विधुरवण और डी है टी व पे गैप निलयों का पुनः ध्रुवण। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो पी का हो जाएगा 3rd आलिंदों का विधुरवण। ठीक है, हमने अभी देखा था। QRS सम्मिश्र क्या होता है? निलयों का पुनः ध्रुवण। तो इसका हो जाएगा 2nd। टी तरंग क्या होती है? 1 सेकेंड, फर्स्ट का हो गया 3rd, सेकेंड का होगा बी। ठीक है, QRS सम्मिश्र क्या होता है? निलयों का विधुरवण। ठीक है, टी तरंग का होता है निलयों का पुनः ध्रुवण और टीपी गैप का तो हो जाएगा हृदय पेशी विद्युतीय शांत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, 2nd, 4th और 1st। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए SPY की सीरीज में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।